नया चैप्टर आवर इन्वायरमेंट। ये ऐसा चैप्टर है तो पहली क्लास में यही वाला चैप्टर लगता है, यही वाली बुक लगती है मेरे ख्याल में। कौन सी बुक होती है इसका नाम? आवर इन्वायरमेंट। तो आप ये मान के चलो आप इस चैप्टर के बारे में पहली क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, तो इसमें कुछ भी नया नहीं मिलेगा आपको। इस चैप्टर के अंदर जो भी चीज़ें पढ़ी हुई है वो सब कुछ पीछे वाले चैप्टर, पीछे वाले क्लास की ही मिलेंगी। अब आवर इन्वायरमेंट आप सभी को पता है क्या होता है, कि जो हमारे आसपास पूरा सराउंडिंग है उसे हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। स्पेस सराउंडिंग अस कंटेनिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स स्पेस, उसे हम क्या कहते हैं? आवर इन्वायरमेंट्स कहेंगे। अब इस आवर इन्वायरमेंट्स के अंदर मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके? बायोटिक और अबायोटिक होते हैं। अब बायोटिक के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं आपके? ये लिविंग्स आते हैं। और अबायोटिक के अंदर कौन से आते हैं आपके? नॉन लिविंग्स आते हैं। समझ रहे हो? इनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाते हैं, और एक ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कम्प्लीटली डिकम्पोज नहीं होते हैं बल्कि पॉल्यूशन फैलाते हैं। जो कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाते हैं उन वाले कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? बायो डिग्रेडेबल। और जो कम्प्लीटली डिकम्पोज नहीं होते उन्हें क्या कहेंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल। और जनरली नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं
अब इसके अंदर भी नॉन जो नेचुरल है इकोसिस्टम वो कौन सा होगा आपका? रिवर, फॉरेस्ट, ओशियंस, लेक, ठीक है। और जहाँ पे जो आपके पॉन्ड्स हो गया ये नेचुरल नहीं होगा, ये कौन सा होगा आपका? आर्टिफिशियल होगा। जो आपके कैनल है ये भी क्या मानी जाएगी? आर्टिफिशियल मानी जाएगी। आपका जो जू बनाया जाता है ये भी क्या माना जाएगा? आर्टिफिशियल माना जाएगा, ठीक है। लेकिन जो फॉरेस्ट होगा वो किसके अंदर आएगा? नेचुरल के अंदर आएगा। अब इसमें भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी कौन से आते हैं? जैसे हमने पहले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक आपको पता है कौन से होते हैं? जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनको हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। हेटरोट्रॉफ के अंदर कौन से होते हैं? जो फूड सिंथेसाइज करते हैं दूसरों की बॉडी से। इसमें भी कौन कौन से होते हैं आपके? हर्बीवोरस और कार्निवोरस और ओमनिवोरस। और इन सभी को जो खा जाता है वो कौन सा होता है? मतलब देखो क्या है, हर्बीवोरस किसको खाएगा? पेड़ पौधों को, प्लांट ईटिंग एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म को हर्बीवोरस कहेंगे। कार्निवोरस कौन होगा? एनिमल्स खाएगा। ओमनिवोरस कौन सा होगा? लेकिन जो ओमनिवोरस को भी खा जाए ना, डिकम्पोजर्स, जो सब कुछ खा जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो रोल करना है ना, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स का क्या रोल होता है? तो देखो, डिकम्पोजर्स अगर सोचो ना हो तो हमारा पूरा का पूरा जितना भी इन्वायरमेंट है फुल ऑफ गार्बेज होगा। फुल ऑफ गार्बेज का मतलब क्या है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा कभी रिसाइकल होगा ही नहीं, एज इट पड़ा रहेगा, चाहे प्लांट का स्क्रैप हो चाहे वो एनिमल्स का स्क्रैप हो। तो क्या होगा पहला इसका? इट हेल्प टू क्लीन द इन्वायरमेंट बाय डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर फॉर्म। दूसरा क्या होगा? आप समझो कि खेती को जब उगाते हैं हम, प्लांट जब ग्रो करता है, क्रॉप प्लांट, तो क्या करता है वो? न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा। कहाँ से? सॉइल से। अब इतने सारे भरे तो नहीं होते न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर, कहीं न कहीं से हमें दोबारा रेप्लेनिश करने पड़ते हैं। और रेप्लेनिश तो तभी करेंगे जब वो दोबारा हम उनको वी कुड गेट देम। तो अब वो जब मान लो क्या नाम, रिसाइकल होने की प्रोसेस ही ख़त्म हो गई, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस ही ख़त्म हो गई, तो इसका मतलब इन्वायरमेंट उसको दोबारा रिप्लेनिश कर ही नहीं सकता। तो क्या हो सकता है इसका? विदाउट डिकम्पोजर्स कि वी कैन नॉट replenish the lost nutrient into the for the crop production, यानी decrease the fertility of the soil because no nutrients will be recycled by the decomposer। decomposer रोल ख़त्म हो गया पूरा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पूरे बैलेंस ऑफ नेचर को, मतलब पूरे नेचर को बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस करने में हेल्प करता है। इट मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। इट मेंटेन द परसेंटेज ऑफ एवरी ऑफ द न्यूट्रिएंट इनटू द इन्वायरमेंट। हमें पता है ऑक्सीजन कितने परसेंट है एयर में? करीब 20% है। नाइट्रोजन कितने परसेंट है? कभी इसका कभी सोचा है कि नाइट्रोजन 72 रह गई या 73 रह गई या 80 हो गई? कभी नहीं। हमेशा कितना परसेंट रहती है? 78-79% के करीब ही रहती है। तो कब से हम यूज़ करते आ रहे हैं नाइट्रोजन? देखो सारे हमारी बॉडी नाइट्रोजन की बनी है, प्रोटीन जो बनती है नाइट्रोजन से ही बनती है, सारा कुछ पेड़ प्लांट जितने नाइट्रोजन भी एक्वायर करते हैं। लेकिन फिर भी परसेंटेज क्या रहती है इन्वायरमेंट के अंदर की? फिक्स रहती है। किसके कारण रहती है ये? बिकॉज ऑफ द और किसके? डिकम्पोजर्स। क्योंकि डिकम्पोजर्स जो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं वही नाइट्रोजन को दोबारा रेप्लेनिश कर देते हैं। आपने शायद पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा है पहले कभी? नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये कौन करने में हेल्प करता है? ये बिना बैक्टीरिया या बिना इनके हेल्प से वो किसी भी हालत में साइकिल हो ही नहीं सकती है मटेरियल, ठीक है।
तो न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग करने में भी कौन ये हेल्प करता है? ये डिकम्पोजर्स हेल्प करते हैं। ठीक है, ये आपके डिकम्पोजर्स के रोल थे। अब उसके बाद बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल आपको बता ही दिया। अब उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं, एक आता है फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? पढ़ा हुआ शुरू में। अगर 3 टर्म्स के अंदर डेफिनेशन दें हम, तो हु ईट्स हुम इन अ गिवन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड चेन। हु ईट्स हुम का मतलब जो ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंस होता है उनमें से कौन किसको खाता है, उसके सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा कि इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म in a given ecosystem in which one organism derived the food from sequence or organism in which one organism derived the food from other organism is called food chain। इसमें टेरेस्ट्रियल फूड चेन आती है और कुछ एक्वेटिक फूड चेन आती हैं। टेरेस्ट्रियल फूड चेन कौन सी होती है? ज़मीन के ऊपर होती है। जैसे हम कौन सी फूड चेन स्टार्ट कर सकते हैं? यहाँ पर सारी फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती हैं? प्लांट से। सारी फूड चेन प्लांट से स्टार्ट होंगी, ध्यान रखना, क्योंकि मेन तो हर्बीवोरस कोई खाएगा। प्लांट भाई कार्निवोरस भी खाएगा और सीधा घास खाने तो नहीं लग जाएगा। वो किसको खाएगा? वो पहले हर्बीवोरस को ही खाएगा। और हर्बीवोरस किसको खाएगा? ग्रास को ही खाएगा। तो बिना ग्रास के, बिना प्लांट से कोई भी फूड चेन स्टार्ट नहीं हो सकती। तो सबसे पहला प्लांट्स आएगा, फिर उसके बाद हम दूसरा कोई जंगल के अंदर लगा लेते हैं। क्या मान लेते हैं? डियर लगा लेते हैं। डियर के बाद क्या लगा लेते हैं हम? लॉयन लगा लेते हैं। तो ये आपका फूड चेन हो गई एनिमल। इसी तरह से और भी फूड चेन हो सकती हैं। जैसे अगर प्लांट्स आ गया, प्लांट्स को मान लो ग्रास ऊपर खाता है। ग्रास ऊपर को मान लो कौन खा लेता है? फ्रॉग खा लेता है, सपोज कर लो। और फ्रॉग को कौन खा लेता है? स्नेक खा लेता है। और स्नेक को कौन खा जाता है? कौन? ईगल खा लेता है। तो ये आपकी किस टाइप की फूड चेन हो गई? 1 2 3 4 5 स्टेप की फूड चेन हो गई। और ये कितने स्टेप की फूड चेन है? 3 स्टेप की फूड चेन। लेकिन दोनों ही कौन सी फूड चेन है? ये टेरेस्ट्रियल फूड चेन है। ऐसे एक्वेटिक फूड चेन कहा जाए, एक्वेटिक फूड चेन जो पानी के अंदर होती है। वाटर के अंदर, इसमें कौन सी आ सकती है? कि जैसे मान के चलो आप कुछ होते हैं जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन्स वगैरह होते हैं। ये जो एल्गी होती है ना प्लांट के अंदर, ग्रीन एल्गी, उसे जू प्लैंक्टन कहते हैं। ठीक है, ये प्लांट के अंदर ही आते हैं एक्चुअली। उसके बाद आते हैं, अच्छा सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये पहले फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन ये होते हैं एल्गी। फाइटो मतलब जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये एल्गी होती है। ये कुछ प्रोटोजोआ होते हैं। इसी फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाता है? ये जू प्लैंक्टन खाते हैं। छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसे प्रोटोजोआ टाइप के ऑर्गेनिज्म कहते हैं। चलो, इसके बाद आता है इसके अंदर, ध्यान दो भाई, ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है एक्चुअली? तो देखो ये कितने स्टेप की फूड चेन है? ये वाली आपकी 5 की, ये वाली आपकी 4 की। तो ईच स्टेप इन द फूड चेन, जहाँ पर एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, उस लेवल को हम क्या कहते हैं? ईच स्टेप इन द फूड चेन वेयर द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। समझ रहे हो? जैसे ये कहा जाए कि बताओ आपका जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूसर वाले ऑर्गेनिज्म है, वो कौन से ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल।
क्योंकि सारी फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती हैं, प्रोड्यूसर लेवल से स्टार्ट होती हैं। तो जो प्रोड्यूसर लेवल है वो हमेशा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर आएंगी। और ये कहा जाए, बताओ हर्बीवोरस कौन से ट्रॉफिक लेवल पर आएंगे, सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर। इस तरह से कार्निवोरस आपके थर्ड ट्रॉफिक लेवल हो गए, टॉप कार्निवोरस आपके फोर्थ ट्रॉफिक लेवल हो गए। ठीक है, तो ये आपका कौन सा माना जाता है, ट्रॉफिक लेवल होता है। अब इसके अंदर ये भी है कि बताओ अब कितनी एनर्जी ट्रांसफर्ड होती है फ्रॉम द वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन फूड चेन। एक फूड चेन गिवन है आपको, और उस फूड चेन के अंदर ये देखना है हमें कि ये जो प्लांट है डियर को कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, और ये अपने लाइफ टाइम में डियर ने इस लॉइन को कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र करी। तो इसे हम एक लॉ कहते हैं 10% लॉ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है 10% लॉ। लेकिन 10% लॉ से पहले ये भी बात समझ लो कि प्लांट अपना जो फूड है वो कहाँ से बनाता है, सन से बनाता है। ऑब्वियसली सबको पता है सन से प्रिपेयर करेंगे फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो सन की एनर्जी भी तो इसके ऊपर पड़ती है ये। तो कितनी एनर्जी सन से ये प्लांट के अंदर जाती है उसका भी एक परसेंटेज है। तो इसमें कितना परसेंट है, ओनली 1% एनर्जी फॉलिंग टू द प्लांट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी फॉर्म। कि जितनी सन से इस प्लांट को गिरेगी मिलेगी उसका 1% पार्ट ही वो किसमें, एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएगा, यानी स्टोर हो पाएगा उस प्लांट के अंदर 1%। जैसे अगर 1 लाख जूल एनर्जी मान लो क्या नाम है इस प्लांट को मिली, तो 1 लाख का कितना होगा, 1% 1000 होगा। तो 1000 जूल ही इसके अंदर स्टोर होगी 1 लाख में से। ठीक है, लेकिन उसके बाद 1% का रूल नहीं लगता, कौन सा लगता है वो, 10% का लगता है आगे। ठीक है, कैसे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एनर्जी obtained by any organism at a particular trophic level will be 10% of the previous trophic level। ठीक है, किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर जो एनर्जी होगी कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर के बाद, आफ्टर प्रोड्यूसर द एनर्जी अवेलेबल टू एनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विल बी 10% ऑफ द प्रीवियस ऑर्गेनिज्म। जैसे डियर किसको खा रहा है, ये प्लांट को खा रहा है। तो प्लांट ने जितनी लाइफ टाइम के अंदर एनर्जी एक्वायर करी होगी उसका 10% पार्ट ही किसके अंदर जाएगी, डियर के अंदर जाएगी। और जब डियर को कौन खाएगा, लॉइन खाएगा, तो समझ लो कि 10% पार्ट ही वो कहाँ जाएगी, लॉइन के अंदर जाएगी। जैसे अगर ग्रास के अंदर मान लो 100 जूल है तो डियर को कितनी मिलेगी, 10 जूल मिलेगी, और लॉइन को कितनी मिलेगी, 1 जूल मिलेगी। मतलब एक जीरो कम कर दो। फंगस बैक्टीरिया को डिकम्पोज करेगा, वो तो डिकम्पोजर्स हैं। हम यहाँ पर वो किसी ट्रॉफिक लेवल पर नहीं आते, समझ रहे हो, क्योंकि वो तो क्या ही कहोगे इस। अब हम यहाँ पर ओमनीवोरस का थोड़ी कर सकते हैं कि ओमनीवोरस को खाता है। हम एक पर्टिकुलर ही लेंगे, या तो हर्बीवोरस लेंगे या कार्निवोरस लेंगे या टॉप कार्निवोरस लेंगे या प्रोड्यूसर लेंगे। ठीक है, उसका मैं एनर्जी फ्लो का डायग्राम बताता हूँ कि डिकम्पोजर्स का क्या रोल होता है यहाँ पर। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि विच ह्यूमन बीइंग इज मोर एडवांटेजियस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वेजिटेरियन ह्यूमन बीइंग और नॉन वेजिटेरियन ह्यूमन बीइंग। मतलब अगर ये कहा जाए कि किसको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी एनर्जी के टर्म्स में, वेजिटेरियन को या नॉन वेजिटेरियन को, तो जो नॉन वेज वाले हैं वो कह रहे होंगे जो सच में नॉन वेज हैं वो। हाँ, लेकिन हकीकत ये है यस सही कह रहे हैं। नॉन वेज को कम मिलेगी, वेज को ज़्यादा मिलेगी। क्यों मिलेगी, देखो अगर मान लो ये प्लांट प्रोडक्ट है सपोज करो, तो वेज क्या करेगा, सीधा ह्यूमन बीइंग इसको अगर कंज्यूम करता है तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर आ गया, समझ रहे हो।
लेकिन अगर बाई चांस इसको नॉन वेज में क्या होगा कि जैसे मान लो कोई कौन सा ऑर्गेनिज्म डाल लें यहाँ पर, गोट। चलो ये बकरी को ही खा जाता है। तो अब ये गॉड को मान लो यू भी नहीं, क्या नाम है, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब ध्यान दो इधर, शांत। मान लो इस प्लांट के अंदर 100 जूल एनर्जी थी, इसको कितनी मिली, यहाँ पर कितनी मिली और यहाँ पर कितनी मिली। अब देख लो कौन सा ज़्यादा एडवांटेजियस है। Since the vegetarian human beings comes at the second trophic level, किस पर आता है, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, और नॉन वेज ह्यूमन बीइंग कम्स एट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो अकॉर्डिंग द 10% लॉ, द वेजिटेरियन ह्यूमन बीइंग्स विल गेट द मोर एनर्जी इन कंपेयर टू द नॉन वेजिटेरियन। तो ये आ जाता है क्वेश्चन, इसलिए ध्यान रखना ये चीज़ है। आप ये तो देखो ना, एक बात सुन लो पहले, शांत। जो नॉन वेज वाला जो फ्लैश बना होगा, कितना वेज खाया होगा जब का कि फ्लैश इतना सारा बना उसका, फिर तो डाइजेस्ट भी तो कर सकते हैं ना। डाइजेस्ट की तो बात ही नहीं हो रही ना, हम प्रोड्यूसर लेवल से देख रहे हैं कि जैसे मान लो इसको 10 जूल इसके बराबर एनर्जी करने के लिए यहाँ पर कम से कम 100 किलोग्राम घास खानी पड़ेगी उसको, 1000 किलोग्राम, वो इसके अंदर आएगा तब जा करके इसके अंदर जाएगी वो। अब तुम ये कह सकते हो बाकी एनर्जी कहाँ जाती है इसकी, 10% एनर्जी तो क्या नाम है सिर्फ आगे गई। भाई बाकी एनर्जी ज़िंदा रहने के लिए भी तो डेली एक्टिविटी करनी पड़ती है, सांस भी लेनी पड़ती है, उसको एनर्जी सारी, चलना भी फिरना पड़ता है इतना सारा। और दूसरी बात और भी है, हमारे उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट भी डेली क्या करता है, वो एक्सक्रीट करता ही करता है। तो वो सारी एनर्जी अपनी डेली एक्टिविटी के अंदर क्या होती है, लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, तो हम इसका अगर एनर्जी फ्लो डायग्राम बनाया जाए तो एक दो तरह का एनर्जी फ्लो डायग्राम बनाता हूँ मैं यहाँ पर। पहले तो मान लो जैसे ये आपका प्रोड्यूसर लेवल है, ठीक है। ये आपका कौन सा लेवल होगा, हर्बीवोरस, ठीक है। ये आपका कौन सा लेवल होगा आगे, कार्निवोरस। और ये आपका कौन सा लेवल होगा, टॉप कार्निवोरस। टॉप कार्निवोरस वो भी होते हैं। अब सपोज करो, ध्यान दे लो भाई, जंगल के अंदर जरूरी थोड़ी है कि डियर कोई खाता हो लॉइन, उसके नीचे जितने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनको भी क्या कर जाता है, खा जाता है। जैसे फॉक्स है मेरे ख्याल में, वो कार्निवोरस है, हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, लेकिन फॉक्स को भी कौन खा जाता है, लॉयन खाया जाता है। अब फॉक्स किसको खाएगी, किसी ग्रास वाले एनिमल्स को ही खाएगी, तो वो चौथे लेवल पर आ गया, नहीं हो गया। तो वो फॉक्स भी कार्निवोरस हो गई, लेकिन लॉयन क्या हो गया आपका, टॉप कार्निवोरस। अच्छा एक और ध्यान रखना, इसको हम जो ये तो प्रोड्यूसर हो गए, इसको प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। क्या कहेंगे, प्राइमरी का मतलब शुरू के जो पहले कंज्यूमर्स हैं। ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं। और ये टर्सरी कंज्यूमर्स आते हैं। ठीक है, अब इन सब के अंदर 10% का रूल लगता है, क्योंकि 10% एनर्जी क्या होती है, ये ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, अब क्या होगा, बाकी एनर्जी कहाँ जाती है, बाकी एनर्जी कहाँ जाती है, ये जाती है कहाँ पर, इन्वायरमेंट के अंदर। ये भी अपनी एनर्जी इन्वायरमेंट के अंदर लॉस्ट करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा।
ठीक है, ये तो ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल हो गया, इन्वायरमेंट के अंदर जो लाइफ प्रोसेस होती हैं उसके थ्रू ही ज़्यादा करेगा ये। लेकिन जब ये क्या नाम है ख़त्म हो जाएंगे ऑर्गेनिज्म, तो फिर तो मिट्टी के अंदर मिल जाएंगे, फिर एनर्जी कैसे गई इन्वायरमेंट के अंदर इसकी? तो किसका रोल आएगा फिर रोल आएगा किसका यहाँ पर? डिकम्पोजर्स का। ठीक है, तो ये जो जितने भी डिकम्पोजर्स हैं ये क्या कर देते हैं, सारी चीज़ों को डिकम्पोज करके दोबारा रिसाइकल कर देता है। ये चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, और इसके बाद क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाएंगे तो इसमें जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये डिकम्पोजर्स क्या करेगा, जो भी एनर्जी इन्होंने इससे ली थी वो एनर्जी दोबारा कहाँ चली जाएगी? इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है ना, इस तरीके से ये आपका क्या बनता है, एनर्जी फ्लो डायग्राम इन अ गिवन इन्वायरमेंट। ठीक है, हो सकता है ना एनसीईआरटी में दे रखा है ना मैंने बुकलेट में दे रखा है, ये वाला है 5 नंबर की आ सकता है, केस स्टडी भी आ सकती है, वैसे भी आ सकता है। ना जब ये प्रोड्यूसर लेवल मान लो नहीं इसने खाया, जरूरी थोड़ी है सारी ग्रास खा लेगी। अब ग्रास भी तो ख़राब हो जाएगी, वो ग्रास ख़राब होने के बाद कहाँ जाएगी? मिट्टी के अंदर ही मिलेगी ना। अब मिट्टी के अंदर डिकम्पोज कौन करेगा उसको? वो डिकम्पोजर्स करेंगे ये। ठीक है ना, तो ये तो ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल होता है। ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है ना, ये ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, जब तक जिंदा है तब तक क्या नाम है इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी ये। ठीक है ना, लेकिन जब वो मर जाएंगे और उसके बाद इन्होंने भी किसी ने भी कंज्यूम नहीं किया, तो जो उनका जो भी मतलब वेस्ट रह जाएगा उस वेस्ट को क्या करना है? तो इस 100 जूल था, हाँ तो ये डेड हो गया, इसकी 100 जूल डिकम्पोज नहीं, अगर इसने कंज्यूम कर लिया ये तो फिर अगर ये डेड हो गया तो फिर ये डिकम्पोजर्स क्या करेगा, उसकी एनर्जी को दोबारा इन्वायरमेंट में वो आगे कुछ नहीं होगा, फिर ख़त्म बात। ठीक है, आगे नहीं जाएगी एनर्जी है। हाँ भाई, ये समझ में आ गया ये। इसी तरह से आपका एक और डायग्राम बनता है, पिरामिड डायग्राम बनता है ऑर्गेनिज्म का। पिरामिड का मतलब क्या है कि आप जैसे हमने बताया कि आपका सबसे ज़्यादा नंबर किसके होंगे? प्रोड्यूसर के होंगे। बहुत सारी ग्रास है क्योंकि एनर्जी सबसे ज़्यादा इसी के पास है, ये तो एनर्जी को खुद को मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके बाद एनर्जी 10% इनके अंदर जाएगी। आप समझ लो जितनी ये थी ना 10% ऑर्गेनिज्म रह जाएंगे इसके बस, क्योंकि एनर्जी 10% अवेलेबल है। उसके बाद किससे ये कम हो जाएंगे, उसके बाद ये इस तरह से ये जो एक पिरामिड बनेगा, ट्रायंगल पिरामिड बनेगा, जिसमें हम जैसे जैसे असेंडिंग करते जाएंगे, ऊपर चढ़ते जाएंगे, इनकी संख्या नंबर इनके क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। इसीलिए सबसे बॉटम लेवल पर, पिरामिड के बॉटम लेवल पर, जैसे अगर हम यहाँ लिखें इस जगह पर क्या आएंगे आपके? ये प्रोड्यूसर आएंगे। उसके बाद थोड़ा कम हो जाएगा तो कौन से ऑर्गेनिज्म पहुंच जाएंगे? ये प्राइमरी कंज्यूमर्स लिख सकते हैं, हर्बीवोरस लिख सकते हैं हम, हर्बीवोरस लिख सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये आपके इस जगह पर और कम हो जाएंगे, क्या बन जाएंगे? ये कार्निवोरस हो जाएगा या सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो जाएंगे। ये वाला डायग्राम शायद एनसीईआरटी में आपको बना भी होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये टॉप कार्निवोरस आ जाएंगे आपके, टर्सरी। इसे कहते हैं हम, क्या नाम है आपका, एक तरह से पिरामिडिकल डायग्राम ऐसे बनता है पूरा। नहीं, डिकम्पोजर्स नहीं आते इसके अंदर। डिकम्पोजर्स का तो इनमें कोई फ्लो ऑफ एनर्जी का रोल नहीं है ना, एनर्जी ऐसे ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो ये नंबर जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नंबर क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। अब इसके अंदर ये भी है कि किसी भी गिवन एनवायरनमेंट के अंदर 4 से ज़्यादा फूड चेन सस्टेन नहीं करती हैं। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अच्छा, एक क्वेश्चन उससे हम पहले पूछ लेते हैं, देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन एक्टिव है कौन नहीं है। बस
ग्रास, ग्रास ऊपर, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक, सर आपने सही में मुझ पर लिखे ये तो वो हो गया बास्केट और हॉक। हाँ भी थॉमस के साथ जो बैठे हुए हैं एरिक। ये बताओ, अगर 10 जूल एनर्जी इंसेक्ट को मिलती है, 100 है, 100 जूल है, तो बताओ प्लांट को, ग्रास को कितनी होगी? रुक जाओ, हैं? कितनी होगी? हाँ, 1000। सर इंसेक्ट और ग्रास हॉपर एक ही तो नहीं, हमने तो ग्रास को पूछा है अभी। अब ये फूड चेन है ये पूरी। सही है तो उसमें हाँ। 10,000 10,000 होगी। मैंने ग्रास को पूछा है अभी। ग्रास ऊपर नहीं सुना कभी तुमने क्या होता है? ग्रास ऊपर देखा नहीं तुमने? हाँ, हॉपर इंसेक्ट में तो आता है। इंसेक्ट में नहीं आता वो, ग्रास ऊपर अलग होता है, ग्रास इंसेक्ट अलग होता है। हाँ भाई, कितनी होगी इसको, ग्रास को? 10,000। अगर इधर जाओगे तो 1 जीरो बढ़ाते और इधर जाओगे तो 1 जीरो कम करना, मतलब 10 से डिवाइड करना, इधर 10 से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना। यही तो बात है। देखो अभी मैंने जो क्वेश्चन अराइज किया था आपको, यही बात, इसी क्वेश्चन को मतलब समझाने के लिए किया था कि यहाँ पर ग्रास को 10,000 एनर्जी जूल, इतनी सारी एनर्जी अवेलेबल है, 10,000, लेकिन अगर इतनी फूड चेन बड़ी हो गई तो यहाँ पर हॉक को कितनी मिली? सिर्फ 0.1, 0.01। आप समझो कितनी एनर्जी होगी, एक तरह से 0.1, मतलब ना के बराबर हो गई। 10,000 का जो कंट्रीब्यूशन था, चलते चलते 0.1 जूल एनर्जी रह गई यहाँ पर। इसका मतलब ये तो जिंदा रहेगा ही नहीं, क्योंकि ना के बराबर एनर्जी हो गई इसकी। यही यहाँ पर क्वेश्चन बनता था कि वाई द more than 4 step food chain are not sustained in the given environment। अगर 4 से ज़्यादा स्टेप की फूड चेन होती हैं तो वो इन्वायरमेंट में सस्टेन करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर द 4 स्टेप द एनर्जी अवेलेबल टू द लास्ट ट्रॉफिक लेवल विल बिकम वेरी वेरी लेस, विच बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर सर्वाइव टू दैट एनर्जी, फॉर मतलब फॉर दैट एनर्जी। उस एनर्जी के लिए जो सरवाइव करना होगा बहुत ही मुश्किल हो जाएगा लास्ट ट्रॉफिक लेवल पर, अगर कोई ऑर्गेनिज्म आएगा जिसकी फूड चेन मोर देन 4 स्टेप होगी। इसीलिए जो 3 या 4 स्टेप की फूड चेन होती है वो फूड चेन ज़्यादा सस्टेनेबल होती है, समझ रहे हो? वो ज़्यादा स्टेबल होती है, कहना चाहिए वो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना आ सकता है कि वाई द 3 और 4, ये मेरे ख्याल में मैंने सारे क्वेश्चन शायद मैंने डाल रखे हैं अपनी बुकलेट के अंदर। बुकलेट के अंदर जो क्वेश्चन आपको लिखे हुए हैं वही क्वेश्चन करने, उसके आगे आपको करने